नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और अब बात करेंगे कुर्सी की सियासत की। देश में हर राज्य में, हर जिले में कुर्सी को लेकर सियासत होती है। किसी शहर से, राज्य से कोई कुर्सी की सियासत को लेकर छोटी खबर आती है तो कुछ खबरें प्रदेश की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति तक को प्रभावित करती है। हम अपने इस खास कार्यक्रम कुर्सी की सियासत में ऐसी ही खबरों का जिक्र करेंगे। आज हम आपको बड़ी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। पहली खबर बिहार से है। देखिए, पहली खबर ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। पहली खबर बिहार से, और इसमें देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा हो रहा है। वोटर लिस्ट संशोधन शुरू हो गया है। सियासी दलों ने शुरू की वोट बैंक साधने की कवायद। इलेक्शन कमीशन का जैसे ही नया फरमान सामने आया उसके बाद वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू हो गई। पप्पू यादव का अलग बयान सामने आया, असदुद्दीन ओवैसी का अलग बयान सामने आया। तमाम सियासी दल अलग अलग अपनी बात का जिक्र कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर में हम जिक्र करेंगे आज गैंगरेप पर सियासत को लेकर के। गैंगरेप पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। बेटी की चीखों में सत्ता डूब गई है और विपक्ष की जुबानी जंग शुरू हो गई है। आज हम आपको इस खबर के एक एक पहलू से रूबरू कराएंगे कि आखिर गैंगरेप की वारदात सियासी संग्राम में कैसे तब्दील हो गई। उसके बाद हम आपको बताएंगे तीसरी खबर, तीसरी और बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। अब सिर्फ अल्लाह के भरोसे आजम खान की राजनीति का अंत, यानी कि आजम खान की राजनीति अब सिर्फ अल्लाह के भरोसे रह गई है। यह बात उनकी पत्नी ने कही है और इसके सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से क्या बयान आया है, आज इन तीनों खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार विधानसभा की। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे राज्य में मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट का संशोधन यानी कि रिवाइज करने का काम शुरू कर दिया है। यह एक नियमित प्रक्रिया होती है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो योग्य नागरिक है उन्हें वोट देने का अधिकार मिले, मृतक, दोहरे नाम या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाए जाएं, नए योग्य वोटरों को जोड़ा जाए। इसे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान भी कह सकते हैं। विशेष पुनरीक्षण अभियान 2025 कहा गया है। चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि चुनाव आयोग को लेकर क्या क्या बात कही गई है। चुनाव आयोग ने एक नई गाइडलाइन लागू की है जिसके अनुसार जो लोग 2003 के बाद वोटर बने हैं उन्हें अब अपना जन्मतिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। अब आपको बताते हैं उनसे कौन कौन से दस्तावेज मांगे गए हैं। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पताल से जारी जन्म रजिस्ट्रेशन, नगर पालिका या ग्राम पंचायत द्वारा जारी दस्तावेज, इनको मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं। वोटर आईडी मामले पर विवाद और विरोध के साथ साथ विपक्ष की नाराजगी भी सामने आ रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का क्या आरोप है वो हम आपको बताते हैं। यह प्रक्रिया गरीब और अशिक्षित लोगों के खिलाफ है जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होते। इससे दलित, अल्पसंख्यक, ग्रामीण, मजदूर वर्ग और युवा वर्ग प्रभावित होंगे। जानबूझकर ऐसा नियम लाया जा रहा है ताकि विपक्षी दलों के समर्थकों को सूची से बाहर किया जा सके। चलिए अब आपको इलेक्शन कमीशन का जवाब और योजना दोनों ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा, यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी वोटरों को हटाने के लिए जरूरी है। अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो वैकल्पिक दस्तावेज या प्रमाणन प्रक्रिया दी जाएगी। अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। पुनरीक्षण की मुख्य तारीख क्या है वो हम आपको बता देते हैं। 1 जुलाई 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी।
1 जुलाई से 20 जुलाई तक आपत्तियां और सुझाव उसमें दर्ज किए जाएंगे। 30 सितंबर 2025 अंतिम वोटर लिस्ट की प्रकाशन की तिथि है। आपको बता दें कि अब इससे किस किस पर प्रभाव पड़ेगा। 18 से 25 वर्ष जो 2003 के बाद पैदा हुए हैं, ग्रामीण और आदिवासी समुदाय जिनके पास लिखित रिकॉर्ड कम होते हैं, शहरी झुग्गियों और घुमंतू जातियों पर भी असर हो सकता है। विपक्षी दलों का वोट बैंक माने जाने वाले वर्गों पर असर पड़ेगा, यह आरोप है। चलिए अब आपको इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या क्या आ रही हैं वो सुनवा देते हैं कि पवन खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा और चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। बहुत महीनों से, दिसंबर से हम लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बना रहे हैं कि आपकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। उस पर जवाब देने की बजाय वो दाएं बाएं तो कर ही रहे हैं, अब जो वो नया षड्यंत्र रच रहे हैं उससे लाखों करोड़ों लोग पूरे देश में और बिहार में भी काफी लोग वंचित रह जाएंगे अपने मताधिकार से। का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है राजद कांग्रेस। ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे, उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी, तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। देखिए, ये 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया, और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं, तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें, और उसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं, और उसके जिम्मेदार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, इनकी पार्टी और इनके परिवार का नेतृत्व ही रहा है, जिसकी वजह से आज भी बिहार बनिस्पत राज्यों के अगर उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया, उसका जिम्मेदार वो 90 का दशक रहा है। और ये आज की तारीख में जो यंग वोटर्स हैं, और खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने शायद वो 90 का दशक नहीं देखा होगा, जो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे और 2025 में पहली बार वोट डालने जा रहे होंगे, उनको ये जानना ज़रूरी है
कि क्या था वो 90 का दशक और क्यों उसको जंगल राज के नाम से कहा जाता है। किस तरीके से लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों तक की हत्या, निर्मम हत्या किस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम की जाती थी, जिसकी वजह से देश में ही नहीं विदेशों तक बिहार को बदनामी झेलनी पड़ी। तो ये थी बिहार की बात। और अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। क्या एक छात्रा की चीख भी इस सियासत में गुम हो जाएंगी? क्या इंसान का रास्ता अब भी सियासी नारों से होकर गुजरेगा? जो इंसाफ का रास्ता है, कैसे गुजरेगा वो? पश्चिम बंगाल के एक नामी लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ हुआ गैंगरेप न सिर्फ एक दिल दहला देने वाला अपराध है, बल्कि एक सवाल है हमारी व्यवस्था पर, हमारी सरकारों पर और उस राजनीति पर जो हर जघन्य अपराध में सिर्फ अपनी सियासत की स्क्रिप्ट ढूंढती है। एक तरफ बेटी की अस्मिता को कुचला गया, दूसरी तरफ सियासी दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मशगूल हैं। भाजपा इसे कानून व्यवस्था की नाकामी बता रही है तो तृणमूल कांग्रेस इसे विपक्ष की साजिश बता रही है। लेकिन इस बीच उस लड़की की जिंदगी, उसका डर और उसका इंसाफ, क्या वो सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह जाएगी? आज के इस कार्यक्रम में हम आपको यही बता रहे हैं, आखिर बच्ची की चीख पर सियासत क्यों हो रही है? उस बेटी के साथ हुए अमानवीय अपराध की और उसके बाद शुरू हुई सियासत संग्राम की क्या आवश्यकता है? सवाल बनता है उन सब से जो सत्ता में हैं और उनसे भी जो सत्ता में आना चाहते हैं, क्योंकि अब चुप रहना मतलब सहमति है और सहमति एक अपराध होगा। हम आपको ग्राफिक के जरिए यह बताने, समझाने, दिखाने का प्रयास करेंगे कि पक्ष का क्या कहना है और विपक्ष के आरोप क्या हैं। छात्र के साथ रेप मामले पर सियासत हो रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाजपा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि भाजपा का भी बयान सामने आया है। भाजपा ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। भाजपा ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने घटना को राज्य में कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति बताया और कहा कि स्त्रियां अब सुरक्षित नहीं रही हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाजपा ने गृह मंत्री नियुक्ति मुख्यमंत्री की तो इस्तीफे की मांग की या उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की। राज्य में अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया गया। यह बात तो थी विपक्ष, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी है। अब हम आपको बता रहे कि तृणमूल कांग्रेस क्या कह रही है। राज्य सरकार और गृह विभाग तुरंत कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मंत्री शशि पंजा यानी कि उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मंत्री शशि पांजा ने घटना को दुखद बताया और कहा कि इसे राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। ये वो चिट्ठी है जो चिट्ठी पीड़िता ने लिखा है। आप सोचिए, हॉकी स्टिक से मारा जाता है, उसको एस्मेटिक अटैक आती है, वो पैर पड़ती है और कहती है मुझे इनहेलर दे दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। उन्होंने मना किया, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेलर की आवश्यकता है। राइट आउटसाइड ऑफ अ हॉरर हिंदी मूवी जो हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज में कि किस प्रकार से दानव और दैत्य किसी महिला के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार टीएमसी के इन गुंडों ने एक पीड़िता के साथ किया। तो शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक वारदात और अब उस पर होती सियासत। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं का प्रोटेस्ट, तो पुलिस आकर वहां खड़ी हो गई है। पश्चिम बंगाल के लॉ कॉलेज में जिस तरीके से घिनौनी वारदात हुई, उससे लॉ कॉलेज पर कलंक लग गया है। एक छात्रा से दरिंदगी हुई,
इंसाफ की मांग अब लगातार की जा रही है। महिला सुरक्षा पर सियासत आखिर कब तक होगी, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। और चलिए अब कुर्सी की सियासत में जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उनकी पत्नी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ अल्लाह के भरोसे है। तो क्या आजम खान की राजनीति का अंत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी से अब अपनी उम्मीद लगाना छोड़ दिया है। जिस नेता ने 3 दशकों से ज्यादा वक्त तक समाजवादी पार्टी के झंडे को अपने कंधे पर उठाए रखा, जिसने रामपुर को समाजवाद का गढ़ बना दिया, जिसकी आवाज संसद और विधानसभा दोनों में गूंजती थी, वो आज एकदम अकेला है। बिना पार्टी की ताकत, बिना राजनीतिक सुरक्षा, अब शायद बिना अखिलेश यादव के भरोसे। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं कह रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें। तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है। हाल ही में जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आजम खान की स्थिति पर सवाल किया, तो उनका जवाब था, अब मामला कोर्ट में है, पार्टी क्या कर सकती है। बस यही से साफ हो गया कि पार्टी अब उनके साथ खड़ी नहीं है। एक वक्त था जब आजम खान को समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा कहा जाता था। मुलायम सिंह यादव के सबसे पुराने और वफादार सिपाह सलारों में से एक थे। जब पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत पड़ी तो आवाज आजम की थी। जब विपक्ष को गरम जवाब देना होता था तो माइक आजम के हाथ में होता था। लेकिन देखिए, आज समय बदल गया है और जब वक्त बदला तो साथ भी छूटता दिख रहा है। सुनिए आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद तजीन फातिमा क्या कुछ कहती हुई नजर आई। जेल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि तबीयत कैसे खराब, ज्यादा बेहतर जान सकते हैं क्या सुविधाएं मिल रही है। तबीयत कैसे खराब हुई, क्या कैसे नहीं खराब हुई, बस इतनी ज्यादा गर्मी है, एक कोठरी में रह रहे हैं जी। तो पंखा भी नहीं लगा, कूलर भी नहीं लगा। अब ये सब तो मुझे नहीं पता। आप क्या ले गई थी ना, तो इसलिए कुछ इस तरह का बता दें, थोड़ा सा खाने पीने का। रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज हुए। 74 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। तस्वीरें साथ के साथ दिखाएंगे। जेल की सलाखों के पीछे वक्त गुजारना पड़ रहा। बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो गई। इतना हो गया और पार्टी चुप रही। यही बताने के लिए काफी था कि सियासत में अपने भी पराये हो जाते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब आजम खान के घर पर बुलडोजर चला तो उनकी जमीनें सील की गईं। जब उनका कॉलेज निशाने पर आया तो अखिलेश यादव कहां थे। क्या एक ट्वीट, एक बयान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी? और ये बात अब सिर्फ आजम खान की नहीं रही है। ये सवाल अब पूरे मुस्लिम समाज के मन में है। क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट के लिए हमें याद करती है? क्या नेता बनने का हक मुसलमानों को नहीं है, या फिर आजम खान जैसे नेता पार्टी के लिए बोझ बन चुके हैं? इस पूरे मामले को लेकर के हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, सुनाते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंकों के खातिर आजम खान परिवार के भरोसे रहा करती थी, लेकिन वक्त बदला, हालात बदल गए और अब आजम खान का परिवार समाजवादी पार्टी के भरोसे नहीं बल्कि अल्लाह के भरोसे है। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और इस पूरे मामले को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ
हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। अमितेश, एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आवाज होती थी आजम खान की, लेकिन अब उस आवाज के साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो आवाज अब शांत हो गई है और अल्लाह के भरोसे है। देखिए गौरव, और शायद इसे ही दुनिया वक्त कहती है, वक्त का तकाजा है। हमने आजम खान का जो वक्त भी देखा है जब वो समाजवादी पार्टी सरकार में कद्दावर मंत्रियों में शुमार थे। उनकी एक आवाज से समाजवादी पार्टी में तमाम ऐसे फैसले बदल दिए जाते थे या यूं कहें कर दिए जाते थे। लेकिन आज वही आजम खान का पूरा परिवार जो गौरव, अब वो अल्लाह यानी कि ऊपर वाले के भरोसे है। और साफ तौर पे जब पत्रकारों ने तंजीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी है, जब वो आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गई थी, उसके बाद जब वो जेल से बाहर निकली मिलकर मुलाकात करके आजम खान से, तो पत्रकारों ने सवाल पूछा। उसके बाद से उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमें अब समाजवादी पार्टी या किसी से भरोसा, कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है तो अल्लाह से, उम्मीद है तो ऊपर वाले से। बस यही दो शब्द ऐसे हैं गौरव जो उत्तर प्रदेश की सियासत को सियासत में गर्माहट पैदा कर दिए हैं। जो यूपी की सियासी तपिश है वो तेज हो गई है और लोग कयास लगा रहे हैं। जो सियासी के जो जानकार हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी और आजम खान का जो रास्ता है वो अलग हो गया है? क्या समाजवादी पार्टी और आजम खान के जो बीच जो दरारें हैं, जो दूरियां हैं, वो पड़ चुकी हैं? क्योंकि कल भी आपने देखा गौरव की जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि देखिए आजम खान साहब को 3 लोग जो है 3 जगहों से उनको राहत मिल सकती है। या तो उनको न्यायालय से राहत मिलेगी, या फिर सरकार बदलने पे राहत मिल सकती है, या यूं कहें ऊपर वाला यानी कि अल्लाह उनको राहत दे सकता है। और कुछ इसी तरह की जो बातें हैं वो तंजीम फातिमा जो आजम खान की अहलिया है, धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा था। तो कुल मिलाकर अब यूपी की सियासत में इस बात की चर्चा और तेज हो गई है कि जिस तरीके से, हालांकि जो आजम खान के जो समर्थक हैं गौरव, वो पहले से कहते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी नहीं रही। जब आजम खान को सबसे ज्यादा जरूरत थी समाजवादी पार्टी के नेताओं की, जब आजम खान को सबसे ज्यादा जरूरत थी समाजवादी पार्टी की, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने उनसे दूरी कसी। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने सब कुछ कोर्ट के भरोसे छोड़ा, सड़कों पे कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ अपने नेता के पक्ष में। तो वो नेता जो मुझे याद है गौरव कि एक बार जब 2012 का वक्त था, उस वक्त आजम खान ने कहा था कि उनकी दिली ख्वाहिश है टीपू को सुल्तान बनाना, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता उस वक्त अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना उनकी दिली ख्वाहिश थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी बने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आजम खान जेल में हैं, और वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अब जो समाजवादी पार्टी कभी आंखों के तारे हुआ करते थे आजम खान, आज वही जो सियासी पंडित हैं, जो सियासी जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब आजम खान से ज्यादा कसना चाहती है। और कुछ इसी तरह के आरोप तंजीम फातिमा जो उनकी पत्नी है वो खुद कह रही हैं कि अब उनका जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो उम्मीद है, वो ऊपर वाले से है, अल्लाह से है। गौरव जी, अमितेश, यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं। एक ये कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान का अंत हो गया, या ये समझा जाए कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में आजम खान का अंत हो चुका है? क्या कौन सी बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि आजम खान कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं। ये जरूर है कि वक्त के साथ जो हालात हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं आजम खान के। लेकिन आज भी जो आजम खान के जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, उनकी संख्या कम नहीं है, जो उनको बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं। और वो तमाम वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी में एक मुस्लिम नेताओं का एक बड़ा चेहरा आजम खान माने जाते रहे हैं। और एक वक्त था, मैंने पहले भी कहा गौरव, एक वक्त ऐसा था कि एक कहावत है कि खाता न बही, जो आजम खान कहे वही सही। इसी तर्ज पे आजम खान का समाजवादी पार्टी के भीतर और बाहर राज चला करता था। लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि अब आजम खान का जो मोह है वो समाजवादी पार्टी से भंग होता नजर आ रहा है। जो उनके परिवार का मोह है समाजवादी पार्टी से, वो भंग होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से विश्वास जो है वो आजम खान के परिवार का उठ गया है।
और यही वजह है कि जिस तरीके से आजम खान की धर्मपत्नी उनकी अहलिया तंजीम फातिमा ने ऐसे जब सवाल पूछा गया कि भाई आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से कितनी उम्मीदें हैं आपको, तो उन्होंने साफ तौर पे तल्ख स्वर में कहा कि देखिए हमें किसी से अब कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद है भरोसा है तो ऊपर वाले से, उम्मीद है भरोसा है तो अल्लाह से, यानी कि पूरा परिवार अब अल्लाह के भरोसे है, ऊपर वाले के भरोसे है। लेकिन जो सियासत के जो जानकार हैं वो मान रहे हैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये समझ चुकी है कि जो वक्त है, जो हालात हैं, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत का रंग रूप है, उसमें कहीं ना कहीं आजम खान फिट नहीं बैठ रहे हैं। ये जो समाजवादी पार्टी के सूत्र है वो हमारे बता रहे हैं कि ऐसे में समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि अब उनसे किनारा कसा जाए, और क्योंकि उसके पीछे आजम खान का जो विवादों से गहरा नाता है वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन अमितेश, यहाँ एक चीज जो समझने वाली है अमितेश, वो ये कि आखिर अखिलेश यादव अब ये मान चुके हैं कि जितने मुकदमे उन पर लगे हुए हैं, 74 केसेस उन पर दर्ज हो चुके हैं, यानी कि उनकी पूरी उम्र बीत जाएगी तमाम केसेस को लड़ते लड़ते। तो क्या अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक के लिए कोई दूसरा चेहरा खड़ा करना होगा? आजम खान अब उस लायक नहीं रहे, क्या ये समझ रहे हैं कि इसी के चलते वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? देखिए गौरव, समझना होगा कि दरअसल सियासत में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है अस्थायी रूप से, सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है अस्थायी रूप से, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो सियासत के वो माहिर खिलाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में बखूबी जानते हैं कि कब कौन सा सहमार्ग का खेल, कौन सा गेम प्लान करना है। और मुझे लगता है कि जो मौजूदा स्थितियां हैं, खासतौर पे आजम खान साहब जिस तरीके से पूरी तरीके से कानूनी शिकंजे में है, कानूनी पसड़े में है, लंबी फहरिस्त है, सरकार की तरफ से जिस तरह कार्रवाइयां की गई हैं, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बखूबी मालूम है, और यही वजह है कि आजम खान का विकल्प जो है वो समाजवादी पार्टी के भीतर तलाशा जा चुका है, उस पर काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पीडीए की लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, वो पीडीए की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें अब आजम खान जैसे तमाम नेता जो हैं वो दूर तख्ती में खड़े होकर नजर आ रहे हैं, और एक नई समाजवादी पार्टी के भीतर एक नई समाजवादी पार्टी एक नए तरीके से आगे बढ़ चुकी है। और यही मुझे लगता है, और जो सियासत जानकार हैं वो भी गौरव कह रहे हैं कि अब आजम खान का और समाजवादी पार्टी का जो रिश्ता है वो अब दूर का होके रह गया है, और धीरे धीरे इस रिश्ते पे विराम लगना तय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बखूबी चीजों को समझ चुके हैं। बिल्कुल उन्हें पीडीए का पूरा साथ लेकर आगे बढ़ना है, और आजम खान के जो समर्थक है वो भी समझ चुके हैं कि दरअसल ये दोस्ती जो है बहुत जल्दी इसका अंत होगा। बिल्कुल अमितेश, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आजम खान पर मुकदमे लगाए गए और उस पर वो लगातार अपने आप को डिफेंड करते नजर आए, लेकिन उनको रिलीफ मिलती हुई नजर नहीं आई। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को एक दूसरे चेहरे की तरफ रुझान बढ़ रहा है, शायद यही कारण हो सकता है कि अखिलेश यादव के बयान आए। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए। तो कुर्सी की सियासत में आपने विस्तार से सुना कि आजम खान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर आजम खान के साथ इसके पीछे का कारण क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ कुर्सी की सियासत में इतना ही, कल फिर हाजिर होऊंगा बड़ी और अहम खबरों के साथ। नमस्कार।